तो आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स आपके पूरी सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। विदाउट फाउंडेशन कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, वैसे ही बिना सॉइल मैकेनिक्स के कोई सिविल इंजीनियर नहीं बन सकता। ये और डैम श्योर है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी नहीं है, अगर आप सॉइल के टेक्सचर के बारे में नहीं जानते हो, उसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जानते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जानते हो, तो आप कभी भी अपना स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर पाओगे। क्यों? ये अलग अलग स्ट्रक्चर की डिमांड अलग अलग होती है, अलग अलग सॉइल की डिमांड अलग अलग होती है। ग्रेवल का बिहेवियर अलग है, सैंड का अलग है, ऑर्गेनिक का अलग है, क्ले का अलग है। तो डीपली हम लोग को हर सॉइल के बारे में जानना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, हर चीज के बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम लोग सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स का। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में, अलग अलग चैप्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो कहीं कोई दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक, कोशिश करेंगे 10 लेक्चर में खत्म करने का, यानी कि 10 दिनों में खत्म करने का। उसके बाद भी अगर आपको कोई इश्यू आता है, ठीक है, किसी भी टर्म्स में, चाहे जैसा भी हो, आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए, ओके। तो अगर मैं बात करूं सॉइल की, सॉइल क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो यही जानते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद लिखिएगा ना। सॉइल क्या होता है? अपने चारों तरफ देखिए, जो भी आपके छोटे छोटे पार्टिकल आपके ग्राउंड सरफेस को घेरे हुए हैं, वो सॉइल है। अलग अलग रूप में होते हैं। ठीक है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, कोई बहुत मजबूत होता है, कोई बहुत सॉफ्ट होता है, किसी के हार्डनेस ज्यादा है, किसी की सॉफ्टनेस ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, हर किसी का मोटो एक ही है, क्या? सरफेस को कवर करना। ठीक, सबसे पहले और सबसे ज्यादा अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया है सॉइल मैकेनिक्स में, तो सबसे ज्यादा जो योगदान दिया है वो दिया है कार्ल कर्जाकी ने। इसलिए एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या फादर ऑफ सॉइल किसको कहा जाता है? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हैं, उनका श्रेय मिलता है कार्ल कर्जाकी को। ठीक है, इनका श्रेय मिलता है कार्ल तरजाकी को। ठीक है, अब कार्ल तरजाकी बाकी सभी साइंटिस्ट की तुलना में काफी बाद में आए, लेकिन इन्होंने कुछ खोजें ऐसे की जिसकी वजह से इनका नाम सॉइल मैकेनिक्स की दुनिया में अमर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सॉइल एक मटेरियल है, ठीक है, तो इसके बनने का एक प्रोसेस होगा। तो जिस प्रोसेस के द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पीडोजेनेसिस। ध्यान सुनिएगा, ठीक है, यूनिक वर्ड्स है सारे, कहीं और नहीं सुना होगा आपने। ठीक, ये स्पेशली सॉइल मैकेनिक्स में ही ये वर्ड यूज होते हैं। ठीक, तो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पीडोजेनेसिस। और जिस साइकिल के द्वारा इसका निर्माण होता है, उस साइकिल को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल साइकिल। ठीक, तो क्या बोला हमने? फादर ऑफ सॉइल कार्ल तरजाकी, प्रोसेस पीडोजेनेसिस, साइकिल क्या कहलाएगा? साइकिल आपका कहलाएगा जियोलॉजिकल साइकिल। अब यहाँ मैं अगर जियोलॉजिकल साइकिल की बात करूं, तो जियोलॉजिकल साइकिल कैसे समझा सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई ग्राउंड है, ठीक है, और इस पे आपका कोई रॉक था या कुछ भी था, ठीक है, कोई पेरेंट रॉक था। किसी भी रीजन की वजह से इन पेरेंट रॉक का वेदरिंग हुआ। वेदरिंग समझते हैं? अपघर्षण। ठीक है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, किसी भी हवा ने, पानी ने, किसी भी चीजों ने चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, अब ये चट्टान या तो वहीं रहेंगे या फिर ट्रांसपोर्ट होकर किसी और जगह चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो चट्टान वहीं रहेंगे तो, या वो जो छोटे छोटे रेसिडिव है वो वहीं रहेंगे, तो उसको हम रेसिडुअल बोलते हैं, और अगर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो उसको हम ट्रांसपोर्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े बने, और ये छोटे छोटे टुकड़े या तो वहीं पर रह गए या फिर किसी मीडियम की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेड हो गया। ठीक है, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और फिर वो कहीं दूर जाकर के उनका डिपोजिशन हो गया, वो कहीं जाके इकट्ठा हो गया। ठीक, अगर कोई भी चीज कहीं ट्रैवल कर रही है तो कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेगी, तो जहां जाके रुकेगी वहां पे उसका हो जाएगा डिपोजिशन, और फिर कुछ समय के बाद उसका फिर से वेल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जो सेकंड टाइम वेल्डिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपहीवल। ठीक है, वो फिर से हीव करना शुरू कर देगी, टूटना शुरू कर देगी, और फिर से वो अपनी इस साइकिल को लगातार दोहराती रहेगी। यानी कि ये जो जियोलॉजिकल साइकिल है, ये ना रुकने वाली साइकिल है, लगातार होती रहती है। सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, फिर या तो वो वहीं रुकेगी या फिर वो कहीं दूर चली जाएगी। अगर वहीं रुकेगी तो रेसिडुअल है, कहीं दूर चली गई ट्रांसपोर्टेड है। फिर उड़ते उड़ते कहीं ना कहीं तो जाके ठहरेगी, तो जहां जाके ठहरेगी वहां उस प्रोसेस को बोलेंगे डिपोजिशन,
और फिर क्या होगा, इसी तरह से ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा और जब चलते चलते क्या होगा, ये फिर कहीं जाके रुकेगा और उसके बाद फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये एक क्या है, ये एक लगातार एक चक्र में, एक साइकिल में चलने वाली प्रक्रिया है जिसको हम लोग को फोकस करके पढ़ना है। ठीक, तो अब हम लोग को जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है, वो नेक्स्ट चीज क्या है, वो है हमारा जियोलॉजिकल साइकिल, और मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर इसी के इर्द गिर्द है। ठीक, जियोलॉजिकल साइकिल। अब अगर मैं जियोलॉजिकल साइकिल की बात करूं तो जियोलॉजिकल साइकिल से आप क्या समझते हो? ठीक है, तो जियोलॉजिकल साइकिल एक ऐसी साइकिल होती है जिसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, इसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, जिसमें से जो सबसे मेन स्टेप है जिसके बारे में आपको सबसे अच्छे से जानना है वो है वेदरिंग। ठीक है, दो ही स्टेप के बारे में हमको पढ़ना होता है, एक होता है वेदरिंग और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन। बाकी क्या होता है उसको तो मैंने समझाया हुआ है। अगर मैं वेदरिंग को डिफाइन करूं तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक। क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक। मतलब क्या है इसका भाई? मतलब ये है कि आपका कोई मूल चट्टान है, उस मूल चट्टान को किसी रीजन की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। अब ये जो डिसइंटीग्रेशन है, ये डिसइंटीग्रेशन आपका दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है फिजिकल, क्या है, एक हो सकता है फिजिकल और एक हो सकता है केमिकल। क्या हो सकता है? एक हो सकता है फिजिकल और एक हो सकता है केमिकल। ठीक, फिजिकल वेदरिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक, किसकी बात करूं? फिजिकल वेदरिंग की बात करूं, फिजिकल वेदरिंग के सबसे बढ़िया एग्जांपल है ग्रेवल और सैंड। क्या है? ग्रेवल और सैंड। और केमिकल वेदरिंग की बात करूं तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, अब अगर मैं फिजिकल वेदरिंग की बात कर रहा हूं तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? ये चेंज हो रहे हैं किसी भी फिजिकल मीडियम की वजह से। ठीक है, वो किसी भी फिजिकल मीडियम की वजह से हो रहा है चेंज। ओके, अब अगर फिजिकल मीडियम की वजह से चेंज हो गए तो क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा। क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, मींस जो पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टी है वही सॉइल की भी प्रॉपर्टी होगी। तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? वो सेम होता है। लेकिन अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल में जो चेंजेस आते हैं, केमिकल वेदरिंग में जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस क्यों होते हैं? वो चेंज केमिकल प्रोसेस की वजह से होते हैं। जैसे आपका कार्बोनेशन, ठीक है, जैसे आपका कार्बोनेशन, जैसे आपका ऑक्सीडेशन, ठीक, जैसे आपका ऑक्सीडेशन, ठीक, हाइड्रेशन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो इन केमिकल रिएक्शन की वजह से जो केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल की, वो क्या होती हैं? वो चेंज हो जाती हैं। किससे चेंज हो जाती हैं? पेरेंट रॉक से चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है। किससे डिफरेंट होता है? आपकी पेरेंट रॉक से। तो वेदरिंग क्या है? वेदरिंग पेरेंट रॉक का डिसइंटीग्रेशन है। ये डिसइंटीग्रेशन कितने तरह से हो सकता है? तो ये डिसइंटीग्रेशन दो तरीके से हो सकता है, एक हमारा फिजिकल, एक हमारा केमिकल। फिजिकल वेदरिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है ग्रेवल एंड सैंड। केमिकल वेदरिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है सिल्ट एंड क्ले। ग्रेवल एंड सैंड यानी कि फिजिकल वेदरिंग से जो भी सॉइल बनती है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो फिजिकल मीडियम की वजह से आते हैं, जबकि सिल्ट और क्ले यानी केमिकल जो भी वेदरिंग होती है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो केमिकल रिएक्शन के साथ आते हैं, जैसे आपका कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन। ठीक है, ये सारे रीजन हो गए। चूंकि फिजिकल वेदरिंग में जो भी चेंज आ रहे हैं वो आपके फिजिकल चेंज हैं, इट मींस कि उनका केमिकल कंपोजिशन सॉइल का और पेरेंट रॉक का सेम रहेगा। जबकि केमिकल वेदरिंग में चूंकि केमिकल रिएक्शन की वजह से चेंजेस आ रहे हैं तो इसीलिए जो केमिकल कंपोजिशन है आपका सॉइल का वो पेरेंट रॉक से अलग जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये एक वेदरिंग के बारे में आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। इतना भी अगर आपको पता है तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग तरह के मीडियम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल का, और जिन अलग अलग मीडियम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है उन्हीं के आधार पे हम अलग अलग नाम रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एल्यूवियल सॉइल या फिर कहते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर, पानी के द्वारा स्थानांतरण।
और पानी का स्टार्टर हो रहा है, उसमें जो सबसे पहला है जो कि आपको जानना है, ठीक है, वो आपका कौन सा है? वो है आपका एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल। अब अगर मैं एलुवियल सॉइल की बात करूं तो क्या आप समझते हो एलुवियल सॉइल से? जो एलुवियल सॉइल होते हैं वो रनिंग वाटर में बनते हैं, रनिंग वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, और रनिंग वाटर का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है? रिवर होता है। ये जो सॉइल होते हैं ये सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले का कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये जो सॉइल होती है ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा आपकी उपजाऊ होती है। गंगा यमुना बेसिन इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और अगर आपको किसी सॉइल का नाम जानना है, उसका नाम है आपका लोम, ठीक है। जो लोम होता है वो लोम क्या होता है? वो लोम आपका एल्युवियल सॉइल का एग्जाम्पल होता है। अब लोम क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको जानना है कि एल्युवियल सॉइल आपका रनिंग वाटर से बनता है, और रनिंग वाटर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रिवर, ठीक है। ये जो सॉइल होता है इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों मिले हुए होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल उपजाऊ होता है, और इस सॉइल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका क्या? लोम, ठीक। जो सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं लैकस्ट्राइन सॉइल। क्या बोलते हैं? लैकस्ट्राइन सॉइल। बहुत सारे उसको लैकस्ट्रीन बोलते हैं, तो जो आप प्रोनाउंस कर लीजिए, ठीक है, लैकस्ट्राइन सॉइल, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ये कहां से बनता है? तो ये आपका जब किसी रिवर का पानी, किसी रिवर का पानी लेक में जाकर इकट्ठा होता है, लेक स्टोरेज, ठीक है, लेक में जाकर इकट्ठा होता है, तो वहां पर लैकस्ट्राइन सॉइल का निर्माण होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि हम इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा लेक है, ठीक है, ये हमारा लेक है और ये इनलेट था, ठीक है, ये हमारा लेक है और ये हमारा इनलेट है, ठीक। सॉइल पानी के साथ आई, यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका मुहाने का एरिया बहुत छोटा था, तो वेलोसिटी बहुत तेज थी, आपको पता है क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा फ्लोइंग वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। और जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचा, यानी कि कैचमेंट एरिया पहुंचा, लेक में पहुंचा, एरिया अचानक से बढ़ गया, और जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी कम होगी तो सॉइल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, जो भारी सॉइल है, जो बड़ी सॉइल है, वो डिपॉजिट होने लगेगी। इसीलिए जो मुहाने के आसपास का एरिया होता है उसमें कोर्स सॉइल इकट्ठा होती है, और जो मुहाने का सेंटर एरिया होता है वहां पर फाइन सॉइल इकट्ठा होती है। तो ये आपको याद रखना है, फाइन सॉइल सेंटर की तरफ होगी और कोर्स सॉइल आपके मुहाने की तरफ होगी। तो ये हो गया आपका लैकस्ट्राइन सॉइल के बारे में। तीसरा होता है आपका मरीन सॉइल। मरीन का मतलब क्या होता है? समुद्र, यानी कि ऐसी सॉइल जो समुद्र से प्राप्त होती है, समुद्र में प्राप्त होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मरीन सॉइल। तो हम कह सकते हैं डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड इन सी। अब सी में क्या होता है? सी में बहुत सारे आपके डेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और डेड प्लांट और एनिमल की उपस्थिति की वजह से जो आपका मरीन सॉइल होता है वो कैसा बन जाता है? वो ऑर्गेनिक बन जाता है, ठीक है। कैसा बन जाता है? ऑर्गेनिक बन जाता है, ऑर्गेनिक सॉइल हो जाता है। और ऑर्गेनिक सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो भी, और प्लास्टिसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ये आपको याद रखना है। क्या बताया मैंने? ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर बताया। रनिंग वाटर से जो सॉइल आपको मिल रही है वो एलुवियल सॉइल है। किसी लेक में जो पानी के ठहराव की वजह से जो सॉइल बनी है उसको लैकस्ट्राइन सॉइल कहा गया। और समुद्र में जो पानी के साथ मिट्टी डिपॉजिटेड है उसको हमने मरीन सॉइल नाम दिया। मरीन सॉइल का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है माल। क्या होता है मरीन सॉइल का सबसे बढ़िया एग्जांपल? माल। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी इसके बारे में भी, ठीक है। तो ये आप माल याद रखिएगा। जो भी मरीन सॉइल होती है उसमें डेड प्लांट और एनिमल के भी अवशेष मिले होते हैं, इसीलिए वो ऑर्गेनिक हो जाती है। ऑर्गेनिक सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम होती है, शियर स्ट्रेंथ कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है। किसी भी सॉइल की अगर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, शियर स्ट्रेंथ बेरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो ऐसे सॉइल को आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड। ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड।
अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड की बात करूं, यानी कि हवा के द्वारा स्थानांतरण हो रहा है, तो ये चीज मेरे को क्लियर है कि जो भी सॉइल होगी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम नहीं होगी तो हवा में उड़ेगी कैसे? ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। और ऐसी सॉइल को जो हवा की तरह उड़ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं, उनको हम एओलियन सॉइल कहते हैं। एओ मतलब क्या होता है, हवा, तो उसी से बना है आपका एओलियन सॉइल। ठीक है, अब ये जो सॉइल होती है इसमें कुछ खास बात होती है, इसमें कुछ सीमेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। और ये सीमेंटिंग प्रॉपर्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो आपकी हवा के द्वारा स्थानांतरण हो रहा है, उस हवा का स्थानांतरण होने की वजह से कुछ अमाउंट में आपका कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिल जाता है, और इसी से इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके जो सबसे अच्छे एग्जांपल है वो है आपका लोएस एंड कलीच। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में अभी हम लोग इस चैप्टर के एंड में बात भी करेंगे। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड। ठीक, नेक्स्ट जो होता है नंबर 3, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्लेशियर। ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्लेशियर। ठीक है, अब अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्लेशियर की बात करूं तो क्या कह सकता हूं मैं? तो देखिएगा जरा ध्यान से, आपको पता है ग्लेशियर एक बहुत बड़ी संरचना होती है। ठीक, और जब ये मूव करता है, ग्लेशियर क्या होता है, जब ये मूव करता है तो रास्ते में आने वाली मिट्टी को, चट्टानों को काटते हुए चलता है। और चूंकि काटते हुए चलता है तो हम कह सकते हैं कि क्या होता है, इसकी स्लो वेलोसिटी, इसकी स्लो वेलोसिटी एंड मैसिव साइज की वजह से, मैसिव साइज की वजह से क्या होता है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। क्या होता है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और जब रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा तो फिर उससे आपको सॉइल मिलेगी, और इस सॉइल का शेप कैसा होगा, इररेगुलर, सॉरी एंगुलर होगा। कैसा होगा, एंगुलर, क्योंकि काटते हुए ग्लेशियर आगे बढ़ रहा है, तो एंगुलर शेप का आपको सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, एंगुलर शेप का। और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है वो होता है आपका टिल। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, टिल होता है। ओके ओके, तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट कंप्लीट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्लेशियर। चलिए अगले पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटी, नंबर 4। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटी। अब देखिए ग्रेविटी में क्या, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पहाड़ है, यहाँ पे कोई चट्टान है बड़ी सी, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आई। ठीक है, नीचे आएगी तो टकराती जाएगी, रास्ते में जो भी अवरोध आएंगे उसे टकराएगा, टूटेगा और छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, और नीचे आएगा और छोटा हो जाएगा, और नीचे आएगा और छोटा हो जाएगा, और धीरे करके ये क्या होगा, छोटे छोटे स्टोन्स के फॉर्म में या छोटे छोटे सॉइल्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब होगा क्या, ग्रेविटी की वजह से कोई ट्रेंड आप एनालिसिस नहीं कर सकते, और चूंकि आप ट्रेंड एनालिसिस नहीं कर सकते, हम कहेंगे यहाँ पे कि हमें जो भी सॉइल मिलती है ग्रेविटी के ट्रांसपोर्टेशन से वो इररेगुलर होती है। क्यों? अब भगवान जाने किससे से टकराएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको कहते हैं कि वो इररेगुलर शेप का होता है। ठीक है, और अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल है वह आपका कोल्यूवियर। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जितने की आपके एग्जाम में रिक्वायरमेंट है बस उतने की बात हो रही है। ठीक है, तो जितना लिखवा रहा हूं उसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, कोल्यूवियल और टैलस। ठीक, तो ग्रेविटी के द्वारा जो भी सॉइल आपको मिलेगा वो कैसा होगा, वो सॉइल आपका कैसा होगा, वो सॉइल आपका इरेगुलर होगा। एग्जाम्पल कोल्यूवियल एंड टैलस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 5, ट्रांसपोर्टेशन बाय मार्श। ट्रांसपोर्टेशन बाय मार्श। ठीक है, मार्श यानी कि दलदल। और अगर हम दलदल की बात कर रहे हैं तो दलदल में क्या होगा, दलदल में होगा डेड प्लांट एंड एनिमल। क्या होगा, डेड प्लांट एंड एनिमल। और जहां कहीं भी डेड प्लांट एंड एनिमल आपको देखने को मिल जाए वहां पे आपकी सॉइल कैसी बन जाएगी, वहां पे सॉइल बन जाएगी आपकी ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक की क्या प्रॉपर्टी होती है वो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपका पीट, मक एटसेट्रा। ठीक है, मक तो मतलब होता है कीचड़। ठीक, तो ये कुछ सॉइल हो गई जिसके बारे में आप लोग को
जानना है, कुछ बुलेट पॉइंट्स है जो कि आप जान लीजिए अच्छे से, ठीक है। जैसे नोट में बात करता हूं मैं, जैसे कि आपकी जो विंड या वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, क्या है, विंड या वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, उनका जो शेप होता है वो रेगुलर होता है और राउंडेड होता है, ठीक है। लगातार घिसने की वजह से वो गोल हो जाती हैं। जो ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती हैं, अभी ऊपर ही बताया था मैंने, जो ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्ट सॉइल होती है उसका जो शेप होता है वो एंगुलर होता है, ठीक है। जनरली सबका नहीं होगा लेकिन एंगुलर होता है जनरली। वैसे विंड और वाटर में भी सबका राउंडेड नहीं होता है, लेकिन जनरली वो राउंडेड ही पाया जाता है। और जो ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है, सॉरी ग्लेशियर नहीं, ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है, उसका क्या होता है, उसका होता है आपका ग्रेविटी हो गया, या फिर आप मार्स की ही बात क्यों न कर लें, ठीक है। इनके द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे जो आपको सॉइल मिलती है वो क्या होती है, वो इररेगुलर शेप की होती है। तो ये आपको मैंने बता दिया डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेथड, और उसके बिहाफ पे आपने सॉइल को क्या किया है, सॉइल को क्लासिफाई कर दिया है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया ओवरऑल पूरा एक समरी, अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन और वेदरिंग के बारे में मैंने आपको बताया। एक चीज और आपको यहाँ पे जाननी है कि हमारे जो सॉइल है ना, इस सॉइल के पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है। ये जो सॉइल है, इस सॉइल के पास बस दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन या तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाए। तो अगर वो ट्रांसपोर्ट हो जा रही है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है, ठीक है, अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है, वो उसी जगह पर रुकी हुई है जहां पे उसका पेरेंट रॉक था, तो ऐसे सॉइल को हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल, यानी कि अवशेष मृदा, रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है रेसिडुअल सॉइल, तो एग्जाम में खैर कई बार आया है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सॉइल्स। बहुत सारे सॉइल होते हैं आपके, लेकिन जो उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं के बारे में करवाते हैं, और लगभग 20 टाइप के सॉइल के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा तो बहुत सारे सॉइल होते हैं, लेकिन इनके बारे में तो हम लोग को जानना ही जानना है। जैसे नंबर 1 आपका आता है लोएस, ठीक है, लोएस आपका सबसे पहला है। अगर मैं लोएस की बात करूं तो लोएस किस कलर का होता है, तो लोएस आपका येलो कलर का होता है। ये एक एओलिन सॉइल होती है। एओलिन सॉइल की वजह से ये काफी लाइट होती है, और ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, ये हवा के द्वारा जाता है। इसमें थोड़ी सी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, और ये सीमेंटिंग प्रॉपर्टी क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसमें CaCO3 थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है। ये जो सॉइल होती है लोएस, वो मेटा स्टेबल कहलाती है, ठीक है। क्या होती है, ये एक मेटा स्टेबल सॉइल है। अब मेटा स्टेबल सॉइल का मतलब क्या होता है कि जब तक ये पार्शली सैचुरेटेड है तब तक तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही आपने इसमें पानी मिलाया, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेटा स्टेबल सॉइल, ठीक है। यानी कि ऐसी सॉइल में जो पानी का वेरिएशन होता है वो दिक्कत पैदा करता है। पार्शली सैचुरेटेड है अगर तो बढ़िया है, नहीं तो ये कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। याद रखिए कोलैप्स कर जाएगी, फूलेगी नहीं, फूलेगी तो ब्लैक बॉटम सॉइल, ठीक है। तो लोग जनरली कंफ्यूज जाते हैं, तो इस चीज को याद रखना है। कोलैप्स करना मतलब क्या, उसकी शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी, ठीक है, और जीरो क्या मतलब कि बहुत कम अचानक से हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट होता है कलीज। कलीज क्या होती है, कलीज भी एक आपकी एओलिन सॉइल का ही एग्जांपल होता है। क्या होता है ये भी एक एओलिन सॉइल है। बस अंतर क्या होता है कि इसमें भी मतलब कि इसमें जो आपका कॉम्बिनेशन होगा, इसमें आपका सैंड भी होगा, इस वाले में केवल सैंड होता है। जनरली क्या होता है, केवल सैंड होता है, जबकि इसमें सैंड भी होगा, इसमें क्ले भी होगा, इसमें सिल्ट भी होगा, ठीक है, और ग्रेवल भी होगा थोड़ी मात्रा में, बहुत बड़ा बड़ा नहीं, लेकिन छोटा छोटा ग्रेवल होता है, बहुत छोटा ग्रेवल होता है। तो अगर आप इसमें से ग्रेवल हटा भी दो या कोर्स सैंड ही केवल बोलो तो भी चल जाएगा आपका, ठीक है। एलियन सॉइल की एक और खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है कि इसमें भी आपका सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है। मींस एलियन सॉइल की तरह या लोएस की तरह कलिश में भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जितने भी एलियन सॉइल होती है उसमें CaCO3 मौजूद होता है, और CaCO3 की वजह से इसमें आपका क्या होगा, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी पाया जाएगा। तीसरा होता है आपका लोम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल में से एक है। अब ये जो लोम होती है, ये लोम क्या होती है, ये आपकी एल्यूवियल सॉइल होती है, एल्यूवियल सॉइल होती है, और इसका भी रंग कैसा होता है, येलो होता है। इसको पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। एल्यूवियल सॉइल है तो क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है,
इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये क्या होता है, ये आपका सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोम के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन। इसी के अलावा अगला जो होता है वो होता है आपका क्यूमुलोस। क्या होता है, क्यूमुलोस। अगर मैं क्यूमुलोस की बात करूं तो ये एक ऑर्गेनिक सॉइल है। क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल है। ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब क्या, कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होगी, फलाना जो आपको मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक, ऑर्गेनिक सॉइल में अगर हम बात करें क्यूमुलोस बनता कैसे है, तो रिवर की ओवरफ्लडिंग से बनता है। ठीक है, बाढ़ आप्लावन जिसको बोलते हैं, तो ये रिवर में ओवरफ्लडिंग, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल जाता है और अपने साथ जो मिट्टी लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्यूमुलोस कहते हैं। कैसी होती है, ऑर्गेनिक सॉइल होती है, रिवर के द्वारा ही फैल रही है, लेकिन ये कैसी है, ऑर्गेनिक है। और ये कब फैलती है, जब ओवर फ्लडिंग होती है तब फैलती है। अगला होता है आपका गंबो। ठीक है, क्या होता है, गंबो। अब गंबो क्या होता है, गंबो की जो सबसे ज्यादा पूछने वाली बात है वो है ये हाईली प्लास्टिक होती है। ये आपका ऑर्गेनिक सॉइल ना होने के बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा प्लास्टिसिटी शो करती है, डार्क कलर की होती है और स्टिकी नेचर की होती है। तो जो सबसे फेमस क्वेश्चन है इसका वो यही है कि गंबो का कलर क्या होता है या गंबो की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये हाईली प्लास्टिक होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मार्ग। क्या है आपका, मार्ग। और मार्ग क्या होता है, मार्ग एक ऐसी सॉइल होती है जो कि आपको मरीन से मिलती है। तो ये कैसी सॉइल हो गई, ये आपकी मरीन सॉइल हो गई। ठीक है, और अगर ये मरीन सॉइल है तो हम क्या कह सकते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉइल है। और ऑर्गेनिक सॉइल के हर वो प्रॉपर्टी होगी जो कि हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसमें थोड़ी मात्रा में फाइन अमाउंट में CaCO3 भी पाया जाता है। तो ये भी मान लीजिए कभी पूछ दे तो आपको याद रखना है कि इसमें फाइन अमाउंट में CaCO3 भी अवेलेबल होता है। क्यों अवेलेबल होता है, क्योंकि डेड एनिमल्स की हड्डियों से इसको CaCO3 मिल जाता है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन जनरली लोगों को पता नहीं होती है। सेकंड आपका होता है ह्यूमस। ठीक है, 7 जो होता है वो आपका होता है ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या है, जस्ट सुनिएगा। ह्यूमस भी आपकी एक ऑर्गेनिक सॉइल है। ठीक है, देखिए ये बनती कैसे है, ये बनती है आपकी डीकम्पोजिशन से। कैसे बनती है, डीकम्पोजिशन से। और डीकम्पोजिशन किसका, डेड प्लांट एंड एनिमल्स का। किसका, डेड प्लांट एंड एनिमल्स का। तो ये देखिए बहुत सारे तरह की आपको ऑर्गेनिक सॉइल देखने को मिलेंगी, उनमें हल्का हल्का सा डिफरेंस है जो कि आपको फोकस रखना है। ऐसा नहीं है कि सबका नेचर एक ही है, कुछ ना कुछ अंतर है, इसीलिए तो उनका नाम अलग अलग है। ठीक है, अब अगर मैं पीट की बात करूं, पीट क्या है, तो पीट भी एक क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल है। क्या है, पीट भी एक ऑर्गेनिक सॉइल। ओके, एक बार रीड कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग बंद था। ठीक है, टफ सॉइल क्या होती है, टफ सॉइल वो सॉइल होती है जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से बनती है। ठीक है, और वॉल्केनिक इरप्शन के फिजिकल वेदरिंग अगर हो रही है तो उससे आपका टफ बनेगा, और अगर वॉल्केनिक इरप्शन की केमिकल वेदरिंग हो रही है तो उससे आपका बेंटोनाइट बनेगा। बेंटोनाइट का प्रयोग एज अ लुब्रिकेंट किया जाता है पियर कंस्ट्रक्शन में, पिलर्स डालने में, जहां पे पाइप्स वगैरह डाले जाते हैं वहां पे एज अ लुब्रिकेंट हम बेंटोनाइट का प्रयोग करते हैं। बेंटोनाइट का जो क्ले मिनरोलॉजी होती है वो मॉन्ट वेलोलाइट की होती है और ये बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक होता है। ठीक है, इसके बाद अब बेंटोनाइट प्लास्टिक क्यों होता है, क्योंकि ये क्ले का रूप है, और क्ले का रूप हो चाहे आपका ऑर्गेनिक सॉइल का रूप हो, ये दोनों आपके प्लास्टिक होते हैं। इसके बाद आता है आपका कायोलिन। कायोलिन को हम लोग चाइना क्ले के नाम से भी जानते हैं या व्हाइट क्ले के नाम से भी जानते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाने वाला प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्ले है, और चूंकि ये सफेद रंग का बहुत स्मूथ चिकना टेक्सचर होता है इसीलिए इसका प्रयोग सिरेमिक इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सॉइल होती है वो होती है हार्ड पैन। हार्ड पैन के नाम ही हार्ड है, इट मींस कि ये इसका जो टेक्सचर होगा वो बहुत ही हार्ड होगा। इस तरह की जो सॉइल होती है उसके सरफेस को ब्रेक करना, उसमें ड्रिल करना बहुत टफ होता है, और चूंकि इतना टफ होता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉइल। ठीक है, और लास्ट आपका होता है वार्ड क्ले। वार्ड क्ले का निर्माण होता है ज्वार एवं भाटा से। ठीक है, यानी कि ये भी आपका क्या है, ये भी आपका वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। और एक सॉइल मिस हो गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। नंबर 14, ब्लैक कॉटन सॉइल। और ब्लैक कॉटन सॉइल कैसे बनती है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है ओल्ड वॉल्केनिक एशेस से। ठीक है, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ
और ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद उसकी जो राख है बहुत लंबे समय तक वहीं पड़ी रही। तो उससे आपका क्या होगा, उससे आपका ब्लैक कॉटन सॉइल बनता है। ब्लैक कॉटन सॉइल का नेचर क्या होता है, वाटर ऐड करने पे, क्या करने पे, वाटर ऐड करने पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्या होता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बाकी डिटेल जो इसकी है वो हम लोग मॉन्ट मोज़ानाइट जब पढ़ेंगे तब हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ ये चैप्टर आपका हो गया क्लोज।